और एक दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी हिजाब वाली महिला बनेगी। बुर्का जो बोलते हैं ना, वो मुसलमान औरतों को समान अधिकार देने के लिए तैयार नहीं। तो ये देश एक मर्तबा फिर अखंड भारत तब बनेगा जब हम हुकूमत में आएंगे। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम दो और हमारे दो दर्जन। কোনো বাধাই আমাকে বাধা আমার কাছে কোনো হবে বলে মনে করি না। কোনো বাধা আসলে সে বাধাকে অতিক্রম করার ক্ষমতা আমার আছে। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक सियासी हुंकार भरी जा रही है। पहचान की राजनीति तेज होती जा रही है। बंगाल में हुमायूं कबीर 11 फरवरी से नई बाबरी के निर्माण का ऐलान कर रहे, तो उत्तर प्रदेश में हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी के सिपहसालार शौकत अली हिजाब और बुर्के वाली मुख्यमंत्री बनाने का दावा ठोक रहे हैं। और एक दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी हिजाब वाली महिला बनेगी। जब 11% वाली एक महिला, एक दलित महिला, जिसके बारे में लोगों ने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैं सलाम करता हूं दलित भाइयों को जिन्होंने मुत्तहिद होकर के अपने समाज की एक बेटी को उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बनाया था। तो हम तो 20% है उत्तर प्रदेश में। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल हमारे कौम की भी एक बेटी जो हिजाब और नकाब में होगी और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। हिजाब वाली बेटी एक दिन यूपी की मुख्यमंत्री बनेगी। AIMIM के खेमे से आया ये बयान अब सियासी गलियारों में बड़ा विवाद बन चुका है। आरोप लग रहे हैं कि ऐसे बयानों से ध्रुवीकरण की बिसात बिछाई जा रही है। हालांकि इससे पहले खुद असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मंच से कह चुके हैं कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी, जिस पर बीजेपी ओवैसी को आईना दिखाते हुए चुनौती दे चुकी है कि पहले अपनी पार्टी का अध्यक्ष किसी बुर्के वाली महिला को बनाकर दिखाइए। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे, पर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी साहब, वो प्रधानमंत्री वाला ख्वाब तो अभी ख्वाब ही रहने वाला है। जो हकीकत है वो करके दिखा दीजिए। जरा अपनी पार्टी की सदर किसी बुर्के वाली महिला को बना के दिखा दीजिए, तो समझ में आ जाए कि आपकी बात में कितनी सदाकत है और आपकी सियासत में हकीकत में मुस्लिम महिलाओं के लिए कितनी अदावत और कितनी मोहब्बत है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या हिजाब और बुर्के की राजनीति मुस्लिम वोट बैंक को साधने का नया सियासी फॉर्मूला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई तो इसे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए सीधे ऐसे नेताओं पर निशाना साध रहे हैं, उन्हें मुस्लिम महिलाओं का दुश्मन करार दे रहे हैं। क्यों बुर्के में महिला रहनी चाहिए? महिलाएं ने आगे आने चाहिए, उन्होंने साइंटिस्ट बनना चाहिए, उन्होंने चांद पे जाने की ये रखनी चाहिए, इल्तिजा रखनी चाहिए, उन्होंने पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। बुर्का लेके राजनीति कैसे करेंगे? मुझे ये समझ में ही नहीं आता। और बुर्के से किसका चारित्र ठीक रहता है, ये बोलना ही गलत बात है। इसके बुर्का जो बोलते हैं ना, वो मुसलमान औरतों को समान अधिकार देने के लिए तैयार नहीं। यूपी में जहां आबादी और हिजाब पर बहस गरमाई है, वहीं पश्चिम बंगाल में नई बाबरी के नाम पर नई लकीर खींची जा रही है। JUP अध्यक्ष हुमायूं कबीर 11 फरवरी से नई बाबरी निर्माण और 235 किलोमीटर की बाबरी यात्रा का ऐलान कर चुके हैं और दावा कर रहे हैं कि कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं पाएगी। কোনো বাধাই আমাকে বাধা আমার কাছে কোনো হবে বলে মনে করি না। কোনো বাধা আসলে সে বাধাকে অতিক্রম করার ক্ষমতা আমার আছে। 235 কিলোমিটার বাবরি যাত্রা ঠিক 12 তারিখ সকাল 9টায় স্টার্ট হবে। টোটাল 235 কিলোমিটার লাস্ট গিয়ে 13 তারিখে রাত্রিতে ইটাহারে গিয়ে সমাপ্ত হবে।
लेकिन विपक्षी खेमे में घबराहट इस खबर से ज्यादा ओवैसी के बंगाल पहुंचने को लेकर है। ऐसी चर्चा है कि 11 फरवरी को ओवैसी भी बंगाल पहुंच रहे हैं और वहां सीपीआईएम, आईएसएफ और जेयूपी के साथ एक नए मोर्चे की तैयारी है। सियासी तालमेल की इस चर्चा ने भी विपक्षी खेमे की बेचैनी और बढ़ा दी है। इस बीच एआईएमआईएम के नेताओं के विवादित बयान, चाहे जनसंख्या बढ़ाने की बात हो या हम दो हमारे 2 दर्जन जैसे बीतू के नारे देकर चुनावी माहौल को और गरमा रहे हैं। देश की आबादी जितनी ज्यादा होगी, देश उतना ही मजबूत होगा। चाइना की आबादी ज्यादा है, चाइना मजबूत है। हमारी आबादी जितना बढ़ेगी, इंशाअल्लाह हमारा देश उतना ही मजबूत होगा। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। तो ये घबराहट क्यों है हमारी तादाद पे? क्यों है? ये देश एक मर्तबा फिर अखंड भारत तब बनेगा जब हम हुकूमत में आएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, बांग्लादेश हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। तुम्हारी हुकूमत में तो चाइना भी अरुणाचल प्रदेश में घुस जाएगा। जब 11% तो सवाल अब सीधा है, क्या ये बयानबाजी सिर्फ चुनावी जमीन मजबूत करने की कोशिश है या पहचान और भावनाओं की राजनीति के जरिए वोटों की नई बिसात बिछाई जा रही है? कहीं हिजाब के नाम पर जज्बात जगाए जा रहे हैं तो कहीं नई बाबरी के नाम पर यात्राएं निकाली जा रही हैं। सवाल यह है कि क्या 2 दर्जन बच्चों और हिजाब वाली मुख्यमंत्री जैसे बयानों से ध्रुवीकरण की राजनीति ओवैसी और उनके सहयोगियों की नैया पार लगाएगी या फिर ये दाव उल्टा पड़ जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। मतलब मुस्लिम मुख्यमंत्री, मुस्लिम प्रधानमंत्री, मुस्लिम बेटी देश की सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे, ये बात तो समझ में आती, लेकिन बुर्के वाली बेटी मुख्यमंत्री बनेगी, बुर्के वाली बेटी और हिजाब वाली बेटी ही इस देश की प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने, ये क्या सोच है? हम 2 हमारे 2 दर्जन, ये क्या सोच है? और हमारे 2 दर्जन होंगे, हमारी जनसंख्या चीन की तरह हो जाएगी तो अखंड भारत हो जाएगा। मतलब इसका क्या फॉर्मूला है, कैसे हो जाएगा? मतलब क्या जनसंख्या बढ़कर या मुस्लिम आबादी से आप अखंड भारत की बात करते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि अखंड भारत में जहां पर अभी जिन देशों में मुस्लिम आबादी है, हमारे देश में भी अगर मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे, मुसलमान ही रह जाएंगे या मुस्लिम आबादी ही रह जाएगी तो ये सब एक हो जाएगा। ये अखंड भारत है क्या? आज इसी पर बात करेंगे। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ, गार्गी नंदी रॉय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप। अंबर जैदी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आदिल हसन प्रवक्ता एआईएमआईएम से हमारे साथ हैं। बादल देवनाथ राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन आदिल भाई, क्योंकि आप ही लोगों की तरफ से बयानबाजी लगातार चल रही है, आपकी पार्टी की तरफ से, तो सबसे पहले तो यह बता दीजिए कि हम 2 हमारे 2 दर्जन से अखंड भारत कैसे बन जाएगा? विद्यानाथ भाई, आप तो मिथिलांचल से आते हैं, ये भी बतला दीजिए कि एम्स दरभंगा आज तक नहीं बना है। जरा प्रधानमंत्री से एक दिन शो करके पूछ लीजिए मंगल पांडे और जेपी नड्डा से, उनके विभाग में मंगल पांडे बंगाल में बिजी है। बोलिए कि एम्स दरभंगा 2017 में स्वर्गीय अरुण जेटली जी घोषणा किए थे। एक सेकंड रुक जाइएगा आदिल भाई, एक सेकंड रुक जाइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदिल हसन जी जब भी पैनल में बैठते हैं शुरुआत इसी बात से करते हैं, प्लीज करते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर अगर कोई काम कहीं अटका हुआ है, एम्स दरभंगा को लेकर अगर काम अटका हुआ है तो प्लीज उसको करवा दीजिए। आदिल भाई उससे आगे नहीं बढ़ पाते। अब आगे बढ़िए आदिल भाई, आइए डिबेट पर। अब बताइए कि हम 2 हमारे 2 दर्जन से कैसे अखंड भारत बना रहे हैं आप लोग? इसलिए बना रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू स्टालिन साहब से बैठिए, वहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बैठे हुए थे और उन्होंने ये बात अफसोस जाहिर कर रहा था कि जो टीएफआर घटा है मुसलमानों में, हिंदुओं में, जिसके चलते साउथ इंडिया की आबादी घट रही है, और उन्होंने पालन किया हम 2 हमारे 2 को चलते
साउथ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। मोहन भागवत जी भी बैठे हुए थे और वहां पर चंद्रबाबू नायडू की जो बैसाखी में मोदी सरकार है वही बोल रहे थे, स्टालिन साहब भी बोल रहे थे, साउथ में जो घटा है पॉपुलेशन का डेमोग्राफी, इसलिए वो बोल रहे थे। तो कितना शौकत भाई ने तो बहुत अच्छा कहा कि हम पाकिस्तान को जो कब्जा कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, बांग्लादेश को मतलब भी आप कब्जा ये कह रहे हैं कि हम दो हमारे दो दर्जन अगर मुस्लिमों की आबादी 2 से 2 दर्जन होकर आगे बढ़ती है तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कब्जा कर लेंगे, अफगानिस्तान को कब्जा कर लेंगे, बांग्लादेश को कब्जा कर लेंगे और अखंड भारत में आने वाला जितना भूभाग है उस पर हम कब्जा कर लेंगे। मतलब आप भाई जी गजवाए हिंद को पूरा कर देंगे। यही विद्यानाथ जी इतना अच्छा शुरुआत की है कि एम्स दरभंगा नहीं बना, ये आप 2017 से अटका हुआ, इतना अच्छा बात बोले, फिर गजवाए हिंद ले आए आप। हम ये बोलना चाहते हैं अखंड भारत में, हम सिंह साहब को भी चाहते हैं कि हमारे दो से आगे बढ़े, क्योंकि आरएसएस प्रमुख ने ये बात को इंडोर्स किया था और चंद्रबाबू नायडू जी ने इंडोर्स किया था। अब मोदी जी के पास तो नहीं मामला है, योगी जी के पास मामला नहीं है, तो क्या करे, अल्लाह के फजल से हम लोग को है। हम चाहते हैं विद्यानाथ जी इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, उसमें आप भी भाग लीजिए, सिर्फ आदिल और इमरान को मत रखिए, उसमें सबको लीजिए, नवनीता राणा जी को भी रखिए। तो फिर आप लोग ये क्यों कहते हैं, उनको भी सबको रखिए। आदिल हसन जी, आप लोग फिर ये क्यों कहते हैं कि बुर्के वाली मुख्यमंत्री बने, बुर्के वाली प्रधानमंत्री बने? आपका ये मुस्लिम बेटी प्रधानमंत्री बने, मुस्लिम बेटी मुख्यमंत्री बने, इसका मतलब आप लोग दिखाते हैं, आप लोग बताते हैं कि आप लोगों की मानसिकता, आप लोगों की विचारधारा कट्टरता से आगे नहीं बढ़ पा रही है। आदिल मेरे भाई बोलने दीजिए, विद्यानाथ भाई, हम इसलिए बोलते हैं इस देश में माइक्रो माइनॉरिटी बन के प्रधानमंत्री बना। हम चाहते हैं क्योंकि मोदी सरकार ने माइनॉरिटी बजट केंद्र का कम कर दिया, डिमांड ड्रिवन जो लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप था वो आज तक नहीं दिया है, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक माइनॉरिटी का स्कॉलरशिप महुआ का बंद कर दिया, सबका बंद कर दिया, पीएचडी वाले का, जीआरएफ का बंद कर दिया माइनॉरिटीज का, तो 40% माइनॉरिटी का जो बजट था कम कर दिया, जामिया एएमयू का बजट कम कर दिया, एएमयू किशनगंज को पैसा नहीं दिया। तो हम चाहते हैं बुरखे वाली मेरी बहन मेरी बेटी जिस तरीके से मालेगांव में बनी उस तरीके से एक सिख बन सकता है। बुरखे वाली क्यों, हिजाब वाली क्यों? आप लोग क्यों कट्टरता के चादर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं? बुरखे वाली क्यों, हिजाब वाली क्यों? मेरे प्यारे भाई विद्यानाथ जी, कोई आदमी जब एक सरदार कम्युनिटी से सिख कम्युनिटी का डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब बने, उनके समाज में उनके लोगों को हिम्मत बढ़ी, उसी तरीके से हम चाहते हैं बुरखे वाली मेरी बहन मेरी बेटी प्रधानमंत्री बने, ताकि उस समाज को प्रगति हो। सच्चर कमिशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन में हमारी स्थिति बदतर है, हम चाहते हैं मेरी बेटी आगे बढ़े, बहन के भी देश चलाए। सिंगापुर की चला सकती है। आपका तर्क है कि बुरके वाली बेटी अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेगी तो समाज सशक्त हो जाएगा। एक सेकंड में आ रहा हूं, ऐसे सिंह जी आप जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन गार्गी नंदी रॉय बहुत देर से उंगली उठाकर बैठी है। आ रहा हूं आपके पास भी अंबर। गार्गी जी बोलिए। जी आदिल भाई से मुझे यही बोलना है, देखिए ये ऐसा देश है ना जो अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया, तो हमें मुसलमान से समस्या नहीं है, पर समस्या आपके सोच से है, क्यों ये रिग्रेसिव और प्रतिगामी है। आज ईरान में जो लड़कियां है बुरखे के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं, आप जब बुरखा बोलते हैं, आपकी जो बात है ये बहुत ही खतरनाक सोच है। आप यहाँ पे शरिया स्थापित करके गजवाए हिंद की राजनीति कर रहे हैं। आप जब बोल रहे हैं क्योंकि इस देश का विभाजन धर्म के नाम पे हुआ था, ये रह गया दोनों इस्लामिक देश है। आप बोलना क्या चाहते हैं? पैन इस्लामिक वर्ल्ड का जो राजनीति आप कर रहे हैं कि बच्चा ज्यादा कीजिए, इसका मतलब गजवाए हिंद और अब शरिया को स्थापित करना चाहते हैं। तो आइए, हम चाहते हैं कि मुसलमान लड़की आगे बढ़े, काम करे, आसमान छुए, लेकिन अब जब बुरखा में लग देते हैं तो उस लड़की का असम्मान होता है। ये प्रतिगामी है और ये रिग्रेसिव है। तो भाई साहब ये आप मत समझाइए, आपकी पूरी राजनीति है दारुल इस्लाम स्थापित करने के लिए, और ये खतरनाक है, चाहे वो यूपी में है या बंगाल में है। और सुनिए, मैं ये बोल रही हूँ, बंगाल की मैं बेटी हूँ, बंगाल के जो हिंदू है ना वो कोई मस्जिद के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद के अगेंस्ट है, क्योंकि बाबरी मस्जिद इस्लामिक बर्बरता का प्रतीक है। आपको आदिल भाई, क्योंकि आपके लीडर जा रहे हैं ना बंगाल में, तो बाबरनामा में जो बाबर ने कहा था कि मैं इस्लाम के लिए भटकता रहा, मैं बुत परस्ती और हिंदुओं के साथ युद्ध के लिए तैयार हुआ, मैं शहीद बनना चाहता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं गाजी बन गया काफिरों,
मतलब गैर मुसलमानों का कातिल। ये बाबरनामा में एक कविता है जिसका पैराफ्रेजिंग मैंने किया, और 1527 में जब राणा संघ के विरुद्ध उन्होंने जो लड़ाई किया था, युद्ध हुआ था खंडवा का, उसके बाद उन्होंने गाजी का उपाधि लिया था। तो ये समझने की कोई जरूरत नहीं कि बाबर कोई महान नहीं था। ये देश है, ये सभ्यता है जो बार बार घायल हुआ, बार बार आहत हुआ। तो उनको जब ओके गार्गी जी लौट कर आऊंगा आपके पास, जो राजनीति है, लौट कर आऊंगा गार्गी जी, एक सेकंड लौट कर आऊंगा आपके पास। एक बार आदिल जी आपको जवाब देना चाह रहे, 20 सेकंड आदिल भाई, सिर्फ 20 सेकंड। मेरी बड़ी बहन, मुझे ना बाबर से मतलब है, ना पाकिस्तान से मतलब है, ना गजवा हिंद से मतलब है, मुझे बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से मतलब है। अखंड भारत हर दिन भाजपा आरएसएस बोलती है, अभी क्या दिक्कत हो गया जब शौकत अली साहब बोलती है। और हम तो टीपू सुल्तान और फजले हक खैराबादी और वीर अब्दुल हमीद और मेजर में हमारे उस्मान के हम लोग वंशज है। हमने तो देश के लिए आजादी दी, आरएसएस की तरह माफी वीर नहीं थे। एक 10 आरएसएस के पास नाम नहीं है जो देश की आजादी में रहा। नहीं मेरी बहन, अगर इतना ही बंगाल का चिंता है तो नॉर्थ बंगाल को स्पेशल स्टेटस अब्दुल कलाम को आप सेलिब्रेट नहीं करते। आपकी समस्या है कि अब्दुल कलाम को सेलिब्रेट नहीं करके बीर हमीद को नहीं करेंगे, आप बुरहान वानी को सेलिब्रेट करते हैं। यही समस्या है, यहाँ पे आपकी गजवा हिंद की राजनीति आती है। कोई गजवा हिंद नहीं, ड्रामा मत कीजिए मैडम। नॉर्थ बंगाल में एम्स दिलवा दीजिए मोदी जी को बोल के, वहां के पानी में टीपू सुल्तान ने क्या किया सबको पता है। टीपू सुल्तान ने कितने मंदिरों को तोड़ा, चर्चेस को तोड़ा, वो इतिहास गवाह है। तो टीपू सुल्तान क्या क्या किया, कितने मंदिरों, कितने लोगों का कत्ल किया, कन्वर्ट किया, कितने चर्च। एक सेकंड वापस मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। टीपू सुल्तान पर मत जाइए, वापस मुद्दे पर आइए। एक सेकंड रुकिएगा, गार्गी जी रुक जाइए, आदिल हसन रुक जाइए प्लीज। अंबर जैदी कुछ बोलना चाह रही हैं, अंबर बोलिए, उसके बाद हसन सिंह जी। अंबर बोलिए। मैं विद्यानाथ यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, यहाँ पर एएमआईएम के प्रवक्ता बड़ा ज्ञान दे रहे हैं भारत पर, संविधान पर, सारी चीजों पर, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने ब्रिगेडियर उस्मान का नाम लिया और इन्होंने लिया अबुल कलाम का आजाद उनका नाम। अभी बताइए कि उनका इंतकाल हुए बहुत अरसा नहीं हुआ, क्या गए थे उनके जनाजे में शरीक होने? गए थे आप? उनको सेलिब्रेट करते हैं। 4 लोग नहीं थे उनके जनाजे में मुसलमान समाज से, इनफैक्ट कोई भी नहीं था। और हिजाब के समर्थक नहीं थे तो इनको जरूरत महसूस नहीं हुई होगी ना। अबुल कलाम का नाम लेने की हैसियत और औकात नहीं रखते हैं, तो आप ये झूठा ढकोसला प्रोपेगेंडा बंद कर लीजिए। आपकी हैसियत औकात और आपकी नियत सिर्फ हिजाब बुर्के में अटकी हुई है। और आप जो मालेगांव की शेख एग्जाम्पल दे रहे थे, एक नॉर्मल जीन्स टॉप पहनने वाली, मॉडर्न कपड़े पहनने वाली लड़की को आप बुर्के में डाल देते हैं। वही आपने किया था सैयदा फलक के साथ। आप आम लड़कियों को बुर्के में डालकर ये आप भारत की बेटियों का आप मानसिक पूरी तरह से उनका ब्रेन हाईजैक कर रहे हैं। आप भारत की सभ्यता पर आक्रमण कर रहे हैं। आप इस देश के रजाकारों का है, तो आप देश के दूसरी बात है। आदिल हसन जी एक एक करके आदिल हसन एक सेकंड रुक जाइए, एक एक करके। पहले अंबर जैदी को बोलने दीजिए, आदिल जी उसके बाद बोलिएगा प्लीज, रुक जाइए एक एक करके, ऐसे मत जी बकबक और बदतमीजी के लिए जाने जाते हैं। यही एएमआईएम का इतिहास है, एएमआईएम गुंडागर्दी। लेकिन एक बात मैं पूछ रहा हूँ अंबर जैदी, मेरा एक सवाल है, अंबर जैदी मेरा एक सवाल है कि एआईएमआईएम कहती है, अंबर जैदी सवाल सुन लीजिए, किस तरह की बदतमीजी, आप गुंडे पे आ जाते हैं। उनकी आवाज नहीं हो रही है। अंबर जैदी मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं विद्यानाथ झा सवाल पूछ रहा हूं आपसे स्टूडियो से। मेरा एक सवाल है कि हमारे 2 दर्जन, इससे अखंड भारत बनाने का सपना और बुर्के वाली मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का सपना, ये कौन सा सपना है और इस सपने के पीछे की आइडियोलॉजी, मानसिकता क्या है? क्या इसको आप सपोर्ट करती हैं? आप भी मुस्लिम कम्युनिटी से आती हैं, आप भी मुस्लिम बेटी हैं देश की। आपको लग रहा है कि बुर्का पहनकर कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने? आपको लग रहा है कि 2 दर्जन से अखंड भारत बन जाएगा? देखिए विद्यानाथ, सबसे पहली बात तो ये बुर्के और ये हिजाब वाला जो इन्होंने प्रोपेगेंडा निकाला है, ये पूरी का पूरा भारतीय सभ्यता के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि जितनी हिजाब और चाहे सैयदा फलक हो, चाहे मालेगांव का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, वो एक नॉर्मल मॉडर्न कपड़े पहनने वाली लड़कियों को उठाते हैं, उनको जबरन बुर्के पहनवाते हैं, इनकी बदमाशी चलती है। और फिर ये यहाँ पर कहते हैं कि हम भारत की मुस्लिम बेटी को, हिजाब वाली को, बुर्के वाली को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के अमराव में बैठी हूँ, वहीं से मैं प्रोग्राम कर रही हूँ। मैं क्यों नहीं बन सकती? मेरे जैसी लाखों करोड़ों क्यों नहीं बन सकती जो बुर्का हिजाब नहीं पहनते? भारतीय सभ्यता को, कल्चर को प्रोपेगेट करती है और उसको सेलिब्रेट करती है।
हमें किसी विदेशी सभ्यता की या कल्चर की जरूरत नहीं है, ना ही हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो भारत का विभाजन करने वालों का समर्थन करती हो। दूसरी बात है, हमारे 2 और हमारे 12, 2 दर्जन आप कितने भी कर लीजिए, आप या भारत वो धरती है, यहाँ पर बहुत सारे आक्रमणकारी आए, सबकी ख्वाहिशें पामाल हो गई है। तो आप अपनी ख्वाहिशें अपने दिल में दबोच के रखिए, आपके एजेंडा यहाँ पर पूरे होने वाले नहीं है। अगर इस देश की हमें आप जैसे लोगों से कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। भारत ने सदियों पहले दे दिया है, अमेरिका तक आज तक अपने देश की थोड़ा छोटा देखिए, बाकी मेहमान सब उंगली उठाकर बैठे हैं, सब बोलना चाहते हैं, तो आप अपने ख्वाब इसी सवाल पर सब बोलना चाहते हैं। अंबर थोड़ा छोटा कोई भी ख्वाब ऐसा पूरा नहीं होगा। ठीक है, ओके जल्दी से आदिल हसन, जल्दी से 20 सेकंड में। सुनिए विद्यानाथ भाई, पहले अंबर जैदी को बता दीजिए कि रजाकार दोबारा नहीं बोलेगी, नहीं तो बहुत जबरदस्त रिबटल दूंगा, फिर बुरा लग जाएगा तो मत बोलेगी। रजाकारों का इतिहास है, आप मुस्लिमीन है, भारत का विभाजन करने वाले, या पूछिए अंबर जैदी का आक्रमण करने का इतिहास है। आपको अगर सच्ची दिक्कत है तो आप जाइए अपना झोला बोल देते हैं, इनका पहलू ही होगा रजाकार नहीं है। हमें कोई भी कोई भी इस देश में नहीं तुम्हारा रजाकार से बात तो बोले, मुझे नहीं बोले, एमआईएम को नहीं बोले, इसको समझा दीजिए। इसका पुराना अपने इसका पुराना आदत जैदी का इसको समझा दीजिए कि अपने बाप को बोले रजाकार। आप पहुंच जाइए, फिर इसको समझाइए। एक सेकंड, ये तू मैं नहीं, देखिए एक सेकंड, तू मैं नहीं, जिस मुद्दे पर हम बात करें उसी मुद्दे पर रहिए। अगर जयचंद को जयचंद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, लेकिन मैं तब भी कह रहा हूं कि उसी मुद्दे पर रहिए। अगर आदिल हसन जी आपको लग रहा है कि रजाकारों से आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आप बोल दीजिए कि नहीं है लेना देना, खत्म कीजिए, आगे बढ़िए। मेरे पास बहुत ठीक है, ओके, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए, रुक जाइए, आप दोनों लोग के पास वापस लौट कर आऊंगा। एसएन सिंह जी, भाई आप लोग भी जनसंख्या की बात करते हैं, आप लोग भी कहते हैं ना कि कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, है ना, चाहे वो संघ हो, चाहे वीएचपी हो, चाहे आपके ही नेता हो, बयानबाजी आप लोगों की तरफ से भी होती है। तो अगर एक मुस्लिम कम्युनिटी को अगवा, खुद को उसका अगवा कहने वाली पार्टी, नुमाइंदा कहने वाली पार्टी अगर कह रही है कि आप 2 और 2 दर्जन कीजिए, हम अखंड भारत बना देंगे, तो ये उनका सपना है, इस पर इतना विवाद क्यों? एसएन सिंह जी। नहीं विद्यानाथ जी, देखिए ये सही बात है कि गद्दारों की एक पार्टी जो राजाकारों की पार्टी थी, उसको जो है ओवैसी साहब के पिताजी को जो लेके गया, जो पार्टी आज चल रही है उसमें नाम मुस्लिमुद्दीन, काम मुस्लिमुद्दीन, जाति मुस्लिमुद्दीन, व्यवहार मुस्लिमुद्दीन, प्रचार मुस्लिमुद्दीन, मुख्यमंत्री मुस्लिमुद्दीन, प्रधानमंत्री मुस्लिमुद्दीन, ऐसे मुस्लिमुद्दीन कहने वालों के लिए बाबा साहब ने कहा था कि बरसों बीत जाएंगे लेकिन कुछ लोग बाबा साहब के संविधान को नहीं अपनाएंगे। अरे भाई, बाबा साहब के संविधान को अगर अपनाना होता तो महिलाएं हमारी आधी आबादी है, आज तो आधी से भी ज्यादा आबादी है, उनको बुर्के में ढक के क्यों रखना चाहते हैं? उनके साथ हलाला जैसा व्यवहार क्यों करना चाहते हैं? उनको तलाक करके प्रताड़ित क्यों करना चाहते हैं? पहले सम्मान देने का कार्य करिए तो महिलाओं को। और बाबा साहब के संविधान में तो कहा गया है कि कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन राजाकारों की पार्टी जो ये कहती है कि जिस दिन मोदी योगी नहीं रहेंगे उस दिन देश को कौन बचाएगा? अरे भाई, बाबा साहब का संविधान है कि नहीं? अगर बाबा साहब के संविधान को ये मानते तो ऐसी बातें नहीं करते। इसलिए कहा गया है कि आप महिलाओं का सम्मान देना शुरू करिए, आप महिलाओं को इज्जत देना शुरू करिए। और लग रहा है कि बुर्का और हिजाब में महिलाओं का सम्मान होता है, मुस्लिम महिलाओं का? नहीं, देखिए बड़े सरल और सस्ता उपाय आपको बताता हूँ। अगर इनको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री या बहुत सारी चीजें देखना है तो बस सिर्फ टिकट कटाना है, वीजा लगाना है, पाकिस्तान चले जाना है, वहां तो बुर्का वाला ही दिखेगा। क्यों हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम बेटी क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं हो सकती है? मुस्लिम बेटी बनेगी, मतलब मुस्लिम कहिए ना, आप एकदम कहेंगे कि बुर्का वाला ही नहीं, कोई भी कहिए, कोई भी राष्ट्रपति में एपीजे कलाम साहब राष्ट्रपति मुस्लिम समुदाय से ही आते हैं, मुस्लिम धर्म से ही आते हैं। ज्ञानी जैल सिंह जी अलग धर्म से ही आते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग धर्म, जात, मत, मजहब के लोग भारत में रहते हैं, लेकिन मुस्लिमुद्दीन वाली पार्टी केवल मुस्लिम ही चाहेगी तो 80% के लोगों के सीने पे चढ़ के आप ललकारने का कार्य कर रहे हैं। और ये सब लोग जानते हैं भाई, ऐसे लोग रुके क्यों भारत में? इसीलिए तो रुके कि आज रुक जाते हैं, कल जो बचा है उसको भी ले लेते हैं। जैसे आज इन्होंने कहा ना कि भाई हम पाकिस्तान भी और बांग्लादेश, तो पाकिस्तान में जैसे हिंदुओं के साथ हुआ, बांग्लादेश में जैसे हिंदुओं के साथ हो रहा है, वही तो भारत में भी करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा छुपा के ओके। डॉक्टर पूजा मिश्रा,
जल्दी से आदिल जी जल्दी से। एसएन सिंह को बोलिए, यही बोलेंगे, एसएन सिंह को बोलिए कि मोदी कहते हैं नवाज शरीफ ने बिरयानी खाया कहते, आप समझे? एसएन सिंह को बता दीजिए और एसएन सिंह को बोलिए कि भारत की पिताजी बीवी को गुजरात में रखना पार्टी का प्रधानमंत्री है, अपने भाभी को गुजरात से ले आइए, उसके बाद मुसलमान आप फालतू की बातें हैं, फिर आप लोग पर्सनल होके जब जवाब नहीं होता है तो आप लोग पर्सनल हो जाते हैं। आदिल हसन, आप पार्टी के सीनियर प्रवक्ता हैं और 4 ही तो प्रवक्ता है आपकी पार्टी में, 12 साल से, मतलब पार्टी में 4 प्रवक्ता है, आप उसमें सीनियर प्रवक्ता है और उसके बावजूद आप इस लेवल पर आ जाते हैं। अच्छा नहीं लगता आदिल हसन भाई। डिबेट अच्छी तब होती है जब सवाल इधर से हो जवाब उधर से आए, सवाल उधर से हो जवाब इधर से आए। पर्सनल होने की नौबत क्यों आ जाती है? पूजा मिश्रा जी 1 सेकंड रुक जाइए। बाबर और बुरके से क्या मुसलमानों के या मुस्लिम महिलाओं के या मुस्लिम पुरुषों के सेंटीमेंट को कैश कराया जा सकता है, आप लोगों को लग रहा है? विद्यानाथ जी, अभी तक मैं जितने डिबेट में सुन रही थी, मुझे लग रहा था कि ये भाजपा और जो है एआईएम मिलकर के दोनों एक्सट्रीम्स पे चले जा रहे हैं। एक तरफ की एक्सट्रीम जाता है, दूसरी तरह की एक्सट्रीम जाता है और महिलाएं भी बैठी हुई हैं और उसमें कहा जा रहा है कि बुरखे से, मतलब मैं कह रही हूँ कि अगर डॉक्टर पूजा मिश्रा को सलवार कुर्ती पहनना पसंद है, उससे मेरा प्रोग्रेस नहीं रुकने वाला है। अगर किसको बुरखा पहनना पसंद है तो प्रोग्रेस नहीं रुकने वाला है। हमें तो जो है आयशा को मैं देख रही थी, आयशा जो है 560 रैंक लेकर के आई, बिल्कुल प्रॉपर बुरखा पहनती हैं। महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री रही हैं, हमारी इकरा हसन है, उनके सर से पल्लू नहीं हटता है और हमारी कई सारी सांसद हैं जो है साड़ियां पहनती हैं और हमेशा पहनती हैं। हमने राजस्थान में देखा शपथ लेते हुए शांति से बैठी हूँ मैं। भारत की सब प्रभुता की बात नहीं करते। एक कहता है कि 4 हिंदू जो बच्चे पैदा करे और मुस्लिम 12 दर्जन बच्चे पैदा करे। आप लोग को भारत देश की बात सलवार कुर्ता पहन के टीवी में बैठी हुई है और चाहती है कि मुस्लिम महिला बुर्का पहनकर उसके कपड़े से पीछे आपका वोट बैंक बनते बैठी रहेंगे, आपका ख्वाब नहीं पूरा हो पाएगा। डॉक्टर प्रगति से मतलब है आप भारत के मुसलमान, उत्तर प्रदेश के मुसलमान, आप जैसी सफाइयों की बातों में नहीं आने वाले। आपकी दुकान चली गई, आपको डर इस बात का है कि मुसलमान आप पढ़ लिख कर समझदार हो गए, उनको पता है कि किसको चुन करने क्या है। हमारे मुसलमान, उत्तर प्रदेश के मुसलमान पूरी तरह से अखिलेश यादव को नकार चुके हैं और आप जैसी महिला भी हिबाराना को तलाक 3 तलाक हुई है, तो वही 3 तलाक का कानून जो मोदी जी ने बनवाया। एक एक करके अंबर 1 सेकंड, अंबर 1 सेकंड रुकिए। अंबर जैदी एक बार अगर आप जवाब देना चाहती हैं, पूजा मिश्रा को बोलने दीजिए, आपके पास मैं आऊंगा, आप बोलिएगा। पूजा जी बोलिए। जी, अगर आप जो है बात करना चाहते हैं भारतीय समाज के पॉलिटिक्स की, मैं कहती हूँ राजनीति में रिप्रेजेंटेशन आपने नारी बंधन लेकर के आया हुआ था। मैं कहती थी क्या करे जो है नौमन तेल हो, क्या करे राधा नचिए। अभी तक जो है ना तो सेंसस हो पाया हुआ है, ना तो वो इम्प्लीमेंटेशन हो पाया। अगर पंचायती राज में 50% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होता है, वो गोबर पास करके महिलाओं ने पहले चुनाव लड़ना ये एक अलग मुद्दा है डॉक्टर पूजा मिश्रा, ये एक अलग मुद्दा है। सवाल ये है कि बुरके और हिजाब वाली मुस्लिम महिलाओं को ही क्यों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर देखना जरूरी है? मुस्लिम महिला तक समझ में आता है, लेकिन बुरका और हिजाब में क्यों पर्दे में, क्यों दरवाजे के पीछे, क्यों घर की 4 दीवारी में मुस्लिम महिलाओं को रखना चाहते हैं? ये सोच क्यों? भाजपा का नजरिया है, ये एआईएमआई और भाजपा का नजरिया है। ये दोनों चाहते हैं कि देश 2 हिस्सों में बंट जाए और ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। मैंने पहले ही बोला कि दोनों एक्सट्रीम जा रहे हैं ना, दोनों को चाहिए पोलराइजेशन। एक दूसरी तरफ पोलराइजेशन का भाषणबाजी करके आता है तो दूसरी तरफ का पोलराइजेशन का भाषणबाजी करके आ जाते हैं। ये लोग संविधान की बात नहीं कर रहे होते हैं। एक कह रहा है 4 बच्चे पैदा करो, एक कह रहा है 2 दर्जन बच्चे पैदा करो। भाई क्यों? हमें अधिकार है, जिसको जो अधिकार है, जिसको 1 बच्चे करना 1 बच्चे करना, नहीं करने का मुझे लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को यह लग रहा है कि अगर हमारे 2 दर्जन तो अखंड भारत हो जाएगा। तो ये तो मुझे लगता है सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इनको लग रहा था कि जो हम 2 हमारे 4 तो अखंड भारत बन जाएगा। ये भाजपा और एआईएम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बस ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से भारत में लड़ाई हो, एक धर्म के अगेंस्ट दूसरे धर्म के साथ में, और यही बयानबाजियां दोनों की तरफ से निकल करके आएंगी। कोई संविधान की बात नहीं करेगा, कोई रूल एंड रेगुलेशन की बात नहीं करेगा। ठीक है, जड़ आप ही हैं आदिल हसन आज तो
आपको जवाब देना पड़ेगा, फिर से 20 सेकंड आपको दे रहा हूं। आ रहा हूं गार्गी जी, आ रहा हूं। पूजा मिश्रा जी से बोलिए, अब मुजफ्फरनगर जल रहा था तो सफाई में नाच जो करा रहे थे अखिलेश जी, और जो ये सवाल कितनी बार पूजा मिश्रा से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछेंगे? सफाई में जो नाच हो रहा था उसको सवाल करे। अरे ये सवाल कितनी बार पूछेंगे? अब तो मुजफ्फरनगर जो जला, जो भुना, उसके बाद बहुत आगे निकल गए। अब आप लोग उस आग को फिर से क्यों जिंदा करना चाहते हैं? उस आग को फिर से क्यों जलाना चाहते हैं? एक सेकंड, उस आग को जलाकर कुछ हासिल होगा क्या आदिल हसन जी? अब उस आग से निकली हुई राख ठंडी पड़ चुकी है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मुस्लिम समाज के लोग आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या मुजफ्फरनगर को जिंदा करना जरूरी है? गार्गी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए जल्दी से, 20 सेकंड में। इनकी दंगाई को याद दिलाते रहेंगे विद्यानाथ भाई। जी, मुझे पूजा मिश्रा जी को कहना है। पूजा जी अभी कह रहे थे ना कि इधर ये बोल रहे 4 बच्चे 2 डजन। पूजा जी, मैं आपको बोलूं, मेरे जो पूर्वज थे ना, मेरे पूर्वज देश का जब विभाजन हुआ था तो बांग्लादेश से आए थे, अपना सब कुछ छोड़ के आए थे। तभी बांग्लादेश का पता है क्या हिंदू पॉपुलेशन था? 23%। आज कितना है? 5-6%। तो सुनिए, इस देश में संविधान है, इस देश में सेकुलरिज्म है, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी है। आज जब हिंदुओं का हाल बांग्लादेश में पॉपुलेशन तो दीपू दास को जलाया जाता है, तो जो डेमोक्रेसी इज डेस्टिनी, ये आपको मानना पड़ेगा। तो इसके साथ तुलना मत कीजिए। दो बनाने के चक्कर में मत रहिए। यहाँ पे शरिया नहीं चलेगा, इनका पॉलिटिक्स ही वही है। तो ये खतरनाक है, बहुत ही भयानक है। तो जब हिंदू है तो सेकुलरिज्म है, जो योगी जी ने बोला। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। बादल देवनाथ जी आज नाराज होंगे, आधे घंटे की डिबेट निकल गई, उनके पास नहीं जा पाया हूं, वो नाराज होकर बैठे होंगे। बादल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले पूजा मिश्रा जी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक सेकंड, सबको पता है। ठीक है गार्गी जी, आपका पॉइंट आ गया है। पूजा मिश्रा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, दिल पर हाथ रखकर कहिएगा, और अगर हो सके तो पार्टी की आप प्रवक्ता हैं उससे भी बाहर निकलकर कहिएगा कि दुनिया भर में जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं उनको देखने के बाद सच में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहां हम 2 हमारे 2 दर्जन हो जाएंगे तो अखंड भारत हो जाएगा क्या? और हम 2 हमारे दर्जन हो जाएंगे तब भी क्या ये सेकुलर भारत रह जाएगा क्या? विद्यानाथ जी, आपको पता है कि एक्सट्रीमिज्म जो है कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। अगर किसी चीज का एक्सट्रीम मतलब कोई एक धर्म को लेकर के आगे बढ़ते तो अभी नेपाल जो है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता। नेपाल हिंदू जो है देश हुआ करता था, पर उसको रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना पड़ा। तो किसी भी धर्म को लेकर के आप अगर किसी एक धर्म का देश चाहते हैं ना, तो सक्सेस कभी नहीं आने वाला। चाहे जो भी ऐसे देश हो, उठा करके देख लीजिए विद्यानाथ जी, तो सिर्फ एक धर्म पे फोकस करते हो, सेकुलर फॉर्मेट नहीं हो, एक देश है, प्रोग्रेस नहीं कर पाते। एक देश है करने के लिए सेकुलर, जिस देश में आप बैठी हुई हैं, जिस देश में आपकी पार्टी है, जिस देश में आपकी सरकार रही हुई है, और जिस देश में आपकी पार्टी है, उस देश की पार्टी की आप प्रवक्ता होकर बैठी हुई हैं, वो एक देश है जहां पर हिंदू सनातन बहुसंख्यक हैं, और ये देश सेकुलर है, और इस देश में हर जात धर्म और वर्ग के लोग समान अधिकार के साथ रहते हैं। पूजा मिश्रा जी, इसीलिए मैंने आपको पूछा कि दुनिया में उन देशों को उठा के देख लीजिए जहां पर मुस्लिम पॉपुलेरिटी बहुसंख्यक है, जहां पर मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है, वहां पर क्या आपको लगता है कि सेकुलरिज्म है? और अगर इस देश में हम 2 हमारे 2 दर्जन वाला फॉर्मूला चल जाता है तो ये देश का सेकुलर बच जाएगा। बादल देवनाथ जी, सवाल ये है कि बाबर और बुरके से क्या मुस्लिम सेंटीमेंट को कैश कर लिया जाएगा? मतलब मुस्लिम सेंटीमेंट और इस देश के जो मुस्लिम हैं वो बाबर और बुरके से किसी पार्टी और किसी नेता की उंगली पकड़ लेंगे क्या? आधा घंटा तो बैठा हूं, 2 मिनट टाइम लीजिए विद्यानाथ जी। सबसे बड़ा बात है जो आपका जो डिबेट है, अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जो देश के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी, जिस पार्टी का नाम ले रहा है उस पॉलिटिकल पार्टी काम कर सकते हैं। ऐसे एक पॉलिटिकल पार्टी था 1947 से पहले, उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग। अभी वो पार्टी नहीं है, खत्म हो गया है, लेकिन नहीं है, चुनाव में लड़ नहीं सकते, उनका पॉलिटिकल कोई वर्ड का लीडर नहीं है। ऐसे ही एक पॉलिटिकल पार्टी AIM और आपका हुमायूं का बार बार नाम ले, जिसका कोई नंबर नहीं, उन लोगों का नंबर आप दे रहे हैं। बात यह है, इन लोगों को एक बार पूछिए,
जो आपका विदेश नीति क्या है, आपका आइडियोलॉजी क्या है, आपका कृषि नीति क्या है, आपका युवा छात्रा के लिए क्या नीति है, और महिला सुरक्षा शिशु के बारे में क्या है, देश के लिए आप लोग क्या करना चाहते हैं। बता रहे वो अपनी नीति, बादल जी वो अपनी नीति बता रहे हैं कि हम दो, हमारे 2 दर्जन, अखंड भारत, बुर्के वाली मुख्यमंत्री, बुर्के वाली प्रधानमंत्री, हिजाब वाली मुख्यमंत्री, हिजाब वाली प्रधानमंत्री, उनकी आइडियोलॉजी और उनकी बातें तो कोई छिपी थोड़ी ना है, ना देश से, ना आपसे, ना हमसे। सुने ना, अच्छा लगेगा, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं, इनका कोई नीति नहीं है। जैसे बड़ा जब तृणमूल हो, सपा हो, ये लोग जब इलेक्शन में चुनाव में उतरते हैं, उम्मीदवार देते हैं, तब इनके इश्तेहार होते हैं, हम जीतेंगे तो ऐसा ऐसा काम कर, जैसे ममता जी का 95 स्कीम चल रहा है बंगाल में 10.5 करोड़ हुए। तो ऐसा कोई स्कीम, कोई इश्तेहार इन पार्टी का नहीं है, ना हुमायूं का है और ना एआईएम का है। आप बता दीजिए, इन सब पॉलिटिकल पार्टी में को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी धर्म के लोग है नहीं है। तो ये सब मजहब के लिए, सत्ता के लिए, मुस्लिम के लिए, मुसलमान का नाम लेके ये लोग चलते हैं, इनका और कोई काम नहीं है। ऐसे नहीं चलेगा। जैसे मुस्लिम लीग खत्म हो गया, कैसे चलेगा? आप 2-4-5 साल देख लीजिएगा, ये सब कैसे चलेगा? तुष्टीकरण के लिए आप लोगों ने कलकत्ता में चारों तरफ एक समुदाय विशेष के लोगों को बसा दिया है। पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से काम वहां कर रहे हैं, इतने समुदाय विशेष के हाउसेज आप लोगों ने बना दिए हैं। मैं तो कलकत्ता आता जाता रहता हूं, लेकिन आप तो बंगाल में कलकत्ता में ही रहते हैं, आपको पता होगा कि चारों तरफ कलकत्ता में एक समुदाय विशेष के लोगों को बसा दिया गया है, और आप तुष्टीकरण पर ज्ञान दे रहे हैं। आप तुष्टीकरण पर ज्ञान दे रहे हैं। पता नहीं है सर, आप कलकत्ता आते जाते हैं, मैं दिल्ली आना जाना मेरा चलता है। आज से 96 से दिल्ली मैं जाता हूँ आता हूँ। हाँ, तो दिल्ली में सफाई अभियान शुरू हो गया है, आप भी कलकत्ता में शुरू करवाइए। बोलिए दीदी को, दिल्ली में सफाई अभियान शुरू हो गया है, आप भी कलकत्ता में सफाई अभियान शुरू करवाइए। सर ये से छोटा मत कीजिए, आप बहुत बड़ा आदमी है, मैं छोटा आदमी हूँ, ऐसे ज्ञान मत दीजिए। आप बहुत बड़ा आदमी है, मैं छोटा सा आदमी, छोटा सा। लेकिन आपको समझना चाहिए, और जो लोग पॉलिटिकल पार्टी के लिए बात करते हैं, उनका एक नीति होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ, ये मुस्लिम लीग बुरखा वाली नाम लेके इस देश में चुनाव जीतने का तरीका। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.